नमस्कार दोस्तों, हिंदी मस्ती चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लाए हैं प्रैक्टिस सेट। कल जो है वर्णमाला का पहला प्रैक्टिस सेट था, आज दूसरा रहेगा, ठीक है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये क्या है, प्रैक्टिस सेट दूसरा क्या है। और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न लाए हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या पहला क्या है, प्रश्न संख्या पढ़िएगा आप लोग और ध्यान दीजिएगा कि खूब इत्मीनान से इसको सॉल्व करिए। देखिए प्रश्न क्या पूछा गया है, पहले इस पर विचार करिए आप लोग। प्रश्न क्या पूछा गया है कि स्वर रहित र, मतलब जिस र में स्वर न हो का प्रयोग हुआ है ना। इस र की बात कर रहा और किसका, स्वर रहित की बात कर रहा है। स्वर रहित र का प्रयोग हुआ है ना। क्या है, ऑप्शन क्या है, ट्रक है, पुनर्निर्माण है, त्राटक है, शत्रु है। देखिएगा ट्रक को जब हम लोग अलग करेंगे तो ट, फिर र, फिर अ होगा। फिर इसके बाद क, र की ही बात कर रहा है, क में अस्वर है, ठीक है ना। इधर देख लीजिए क है, क में अस्वर है। जब इसको हम लोग अलग किए तो ये मिला हम लोगों के बाद। तो देखिए र के बाद देखिए स्वर आया है ना, तो स्वर रहित नहीं हुआ ना, स्वर रहित नहीं हुआ। देखिए पुनर्निर्माण में देखिएगा, पुनर फू हो गया, न हो गया, फिर इसके बाद न, पहले र होगा, आधा र इस तरह लिखेंगे, फिर नी हो जाएगा। न में कौन स्वर है, न में देखिएगा केवल र की बात कर रहा है, इसको हम अलग नहीं कर रहे हैं। र न के बाद ह्रस्व ई है, उसके बाद फिर देखिए र है, आधा र है, फिर इसके बाद म है, म के बाद देखिए स्वर आ है, ठीक है ना। उसके बाद ड़ है, ड़ में अ है। अलग इसको भी कर सकते थे लेकिन हमें र से केवल र को ध्यान देना है, ठीक है ना। और त्राटक है, त्र, त है, त में र है, र के बाद क्या है, आ स्वर है, उसके बाद ट है, ट में अ है, और इधर क में भी अ है, ठीक है ना। देखिए शत्रु है, शत्रु स हो गया, फिर त है न, त है, त के बाद क्या है, र है न, फिर इसके बाद उ स्वर है, उ स्वर है, ठीक। तो प्रश्न पूछा क्या, इस पर थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे। प्रश्न क्या पूछा गया कि स्वर रहित ऐसा र जिसमें स्वर न हो। देखिए र के बाद स्वर आया है कि नहीं, यहाँ पर र के बाद स्वर आया है, यहाँ र के बाद क्या है, व्यंजन आया है, यहाँ भी र के बाद क्या आया है, व्यंजन आया, स्वर नहीं है। देख लीजिए आप लोग ना, तो इसमें क्या है, यही सही होगा। इसमें र के बाद देखिए क्या है, र के बाद क्या है, स्वर आया। यहाँ पर भी र के बाद क्या आया है, स्वर आया है, इसलिए यहाँ पर देखिए स्वर नहीं आया है, इसलिए ऑप्शन क्या सही होगा, बी। ऑप्शन कौन सही होगा, बी, यही स्वर रहित है, ठीक है ना। समझ में आया ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हम लोग हैं, प्रश्न संख्या दूसरा। उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है। उत्क्षिप्त, प्रश्न क्या पूछा है उसको पहले आप लोग देखिएगा। उपक्षिप्त, उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है। आरजू, खसरा, पढ़ाई, जफर, ठीक है ना। उत्क्षिप्त ध्वनियां यही हैं, दो हैं, अड़ और ढ, यही दो ध्वनियां हैं। इसे द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। इसे जो है द्विगुण भी कहा जाता है, ठीक है ना। द्विगुण भी कहा जाता है, उत्क्षिप्त भी नाम है, उत्सृप भी नाम है, बहुत सारे नाम हैं। तो प्रश्न क्या पूछा, ये इसी की बात कर रहा है। उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है, किसमें प्रयोग हुआ है। देखिए आरजू में नहीं हुआ है, खसरा में नहीं हुआ है, पढ़ाई देखिए यहां पर है ना, इन दोनों में से देखिए यहां पर है। ऑप्शन सी सही है, ये इसमें है, ये नहीं, ये गलत है, ठीक है ना। तो उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है, तो इसमें ऑप्शन सी होगा ना। जब इसका उच्चारण करते हैं तो जिह्वा ऊपर जाती है, फिर झटके से नीचे आती है,
तुरंत ना स्पर्श करके, च जैसे ड़ ढ उस पर स्पर्श करेगी और स्पर्श करने के बाद झटके से नीचे आती है या वो फेंकती है, तो इसका प्रयोग होता है, इसलिए इसे उच्छिप्त या द्विगुण करते हैं। उच्छिप्त मतलब फेंकना होता है, ठीक है ना। तो समझ में आया ना। प्रश्न संख्या 2 का ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न देखते हम लोग हैं, प्रश्न संख्या 3। यदि नीचे का होठ पूरी तरह काट दिया जाए, प्रश्न क्या है, यदि नीचे का होठ पूरी तरह से काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाइयां होगी। यदि आपका नीचे का जो ये होठ है अगर ये काट दिया जाए तो कौन सा ऐसा ध्वनि है जिसका उच्चारण करने में कठिनाई उत्पन्न होगी। देखिएगा, आप मान लीजिए हम ये होठ है नीचे का, इसको दबा दीजिए। अब इसका प्रयोग करिए, देखिए ल अ ध ख, नहीं बोल पाएंगे ना। तो देखिए इसको जब दबाएंगे तो ल ध बोल देंगे, ख बोल देंगे, अगर इसका उच्चारण करेंगे नहीं बोल पाएंगे ना। तो एक चीज ख्याल करेगा, यदि नीचे का होठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि का उच्चारण में कठिनाइयां होगी। तो ऑप्शन संख्या क्या होगा, ऑप्शन संख्या बी। बी 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 में ये ब है, इसका उच्चारण आप नहीं कर सकते, नहीं तो करके देख लीजिएगा आप लोग, नहीं कर सकते ना। दोनों होठ चपकेगा, दोनों होठ मिला रहेगा, तभी आप इसका उच्चारण कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। इसलिए इसी का उच्चारण नहीं कर सकते और सबका उच्चारण कर सकते हैं। इसका उच्चारण करेंगे तो कठिनाई होगी, नहीं कर सकते हैं हम ब का उच्चारण, ठीक है ना। तो समझ में आएगा ना। हाँ, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग हैं, द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है। द्वित्व का मतलब होता है दोहराव, द्वित्व का मतलब होता है दोहराव। देखिएगा यहां पर द्वित्व कर रहा है, द्वित्व का मतलब होता है दोहराव। क्या है, दोहराव। द्वित्व का अर्थ है दोहराव, कि ऐसा वर्ण जो 2 बार आया हो, दोहरा हुआ ना। तो देखिए यहां पर च के बाद च आया है, 2 बार आया है, ठीक ना। और यहां त के बाद त आया है, 2 बार यहां भी आया है। और यहां देखिए ग के बाद ग आया है, 2 बार आया, यहां पर भी देखिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यहां ल के बाद ग आया है, दूसरा वर्ण आ गया है, इसलिए यहां पर द्वित्व का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन संख्या सी ये सही है, ठीक है ना। आगे चलते हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 5। देखिएगा इसमें क्या है कि पूछा प्रश्न है, पंचांग शब्द में उच्चारित, यहां उच्चारित रहना चाहिए या अर्थात ठीक है उच्चारित है, उच्चारित ध्वनियों का लेखन निम्नलिखित में से किसमें हुआ है। पंचांग शब्द में उच्चारित ध्वनियों का लेखन निम्नलिखित में से किसमें हुआ है। पंचांग शब्द में देखिएगा, पंचांग लिखेंगे तो मान लीजिए पंचांग ऐसे लिखेंगे, प हो जाएगा, फिर च, फिर चा रहेगा, फिर ग। जब हम लोग अनुस्वार लिखते हैं तो इसी वर्ग का ठीक पहले, इसी वर्ग का जो 5वां वर्ण रहता है इसके पहले लिखेंगे, इसके ठीक पहले लिखेंगे, और इसी वर्ग का जो 5वां वर्ण रहता है उसी को हम लोग लिखेंगे। च का 5वां वर्ण क्या है, च, छ, ज, झ, ञ। देखिए यहाँ हम लोग लिखेंगे ञ, ये भी आधा रहेगा, ठीक है ना, ये क्या रहेगा, आधा रहेगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद ग का 5वां वर्ण क्या आता है, ङ, ये ङ, ठीक है ना। पंचांग, ठीक है, शुद्ध आप ऐसे भी लिख सकते हैं, प हो जाएगा, ञ, चांग, ये चांग, ग, इस तरह भी लिखा जाता है। तो देखिए किसमें सही है, देखिए यहां ये चीज यहां रहना चाहिए
ना, टाइपिंग मिस्टेक थोड़ा सा, इसको सही कर लीजिएगा। देखिए ये कहाँ है, पंचांग, 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 ये सही है। ऑप्शन संख्या सी सही है और इसमें कहीं नहीं सही है, ठीक है ना। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, अगर अनुस्वार लगाना है जिस वर्ण के पहले लगाना है उसी, देखिए इसी वर्ण का पांचवा, इसी वर्ग का पांचवा वर्ण लगेगा इसके पहले, ठीक है ना। ठीक है, समझ में आया ना। अब हम लोग चलते हैं आगे, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है, ठीक, कौन सी बात गलत है। ध, ध क्या होता है ये देखिएगा, यहां पर ध सघोष है, ठीक, ध सघोष है। तो देखिएगा सघोष क्या होता है, हर वर्ग का, देखिएगा यहां पे ध सघोष है, महाप्राण है, दंत्य है। एक अघोष होता है, एक सघोष होता है, ठीक है ना, एक अघोष होता है, एक सघोष होता है, सघोष होता है। अघोष में हर वर्ग का पहला दूसरा वर्ण प्लस सकार आता है, श, स और श, बाकी सब इधर रहते हैं जो भी चीजें हैं। तो देखिएगा ध, ध इसमें है क्या, ध इसमें है, अघोष में नहीं है ना। ध सघोष में है, सघोष है, सही है, यहां तक तो ठीक है। फिर ध महाप्राण है क्या, महाप्राण है क्या, त थ द ध महाप्राण भी है, ठीक है, यहां तक भी ठीक है। दंत है क्या, ऋतु लसानाम दंत, ऋतु लसानाम दंत, त थ द ध, यहां ये भी है, ये भी ठीक है, सही है, ये प्रश्न ठीक है। पूछा क्या है, बात कौन सी गलत है, गलत पूछा है। ब सघोष है क्या, प फ ब, तीसरा वर्ण है, देखिए पहला दूसरा वर्ण नहीं, तो सघोष है, हाँ है। ब ओष्ठ है क्या, हाँ है, ये भी है। ब महाप्राण क्या, प फ ब, ये नहीं है, ये ऑप्शन गलत है, ठीक। ऑप्शन अभी उसका आंसर बताएंगे, अभी ये हम देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं। तो पूछा क्या प्रश्न है उसके अनुसार देखेंगे हम लोग अभी। च अघोष है, च छ, देखिए हर वर्ग का पहला दूसरा वर्ण है, च अघोष है, ये बात ठीक है। तालव्य है, इच्वेशनाम तालु, हाँ तालव्य है। अल्पप्राण है क्या, हाँ है, च पहला ही वर्ण अल्पप्राण होता है, हर वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ण अल्पप्राण होता है, हाँ है। ख, ख देखिए कंठ है क्या, हाँ है। महाप्राण है क्या, क ख महाप्राण भी है। अघोष है क्या, क ख, हाँ अघोष है, ये भी सही है, ये भी सही है। तीन प्रश्न सही, बी गलत है, यहां पर बी गलत है। तो प्रश्न पूछा क्या, थोड़ा सा उस पर आप लोग जाइएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत, गलत पूछा है, जो आंसर गलत है उसी की बात कर रहा है। तो ब गलत है, तो यहां प्रश्न संख्या हमारा ऑप्शन क्या सही रहेगा, ऑप्शन बी सही रहेगा, ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है ना। समझ में आया ना, बहुत ही जानदार प्रश्न है, थोड़ा ध्यान लगा के आप लोग समझिएगा इसको। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, है प्रश्न संख्या 7। डाकघर शब्द का स्वरलोप, डाकघर शब्द का स्वरलोप के कारण हिंदी में उच्चारण होता है। डाकघर, थोड़ा सा प्रश्न घुमा दीजिए इसको। डाकघर, जब जल्दी से लोग डाकघर करते हैं तो स्वर का लोप कर देते हैं और क की जगह ग बोल देते हैं, डाकघर, डाकघर ना। देखिएगा ध्यान से, डाकघर शब्द का स्वर लोप के कारण जल्दी से बोलने में लोग डाकघर करते हैं, क का ग बोलते हैं, डाकघर ना। तो ऑप्शन संख्या बी सही इसका है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। निम्नलिखित में से समृद्ध स्वर है, निम्नलिखित में से क्या है, समृद्ध स्वर है। तो देखेंगे हम लोग निम्नलिखित में से समृद्ध, 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 समृद्ध में 4 वर्ण हैं। समृद्ध में कौन कौन वर्ण है, 4 वर्ण हैं। ई, ई, उ और उ, ठीक है ना। यही 4 वर्ण समृद्ध में आते हैं। अब आप लोग देख लीजिए किसमें है समृद्ध वर्ण, उ है क्या इसमें, कहीं है ना। तो ऑप्शन संख्या यही सही होगा,
आ नहीं है ना, ये गलत है। ए भी नहीं है, गलत है। आई भी नहीं, गलत है। तो सम्मिलित स्वर यही है, उ ना। ऑप्शन संख्या ए सही है। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न क्या पूछा, थोड़ा सा इस पर आप लोग विचार करिएगा। अपभ्रंश के 8 स्वरों के पश्चात, मतलब अपभ्रंश में 8 ही स्वर थे, ठीक है ना। 8 स्वरों के पश्चात हिंदी में किन 2 नए स्वरों का विकास हुआ है? ठीक है ना। हिंदी में देखिए, अपभ्रंश के 8 स्वर के बाद, अपभ्रंश के में जो है 8 स्वर ही थे। इस 8 स्वर के बाद, पश्चात का मतलब बाद, हिंदी में किन दो पूछ रहा है, 2 नए स्वरों का विकास हुआ है। 2 नए स्वरों का विकास हुआ है। तो देखिएगा, इसमें 2 नए स्वर है, यही है अ और औ। ऑप्शन संख्या डी सही है ना। अपभ्रंश में केवल 8 ही स्वर थे, बाद में भी अ और औ आया। इसमें री भी है, री लेकिन ऑप्शन में नहीं है ना। इसमें री भी विकास हुआ है, लेकिन तो अभी अ और औ ही ऑप्शन में है। ठीक है ना। तो अपभ्रंश के 8 स्वरों के बाद हिंदी में 2 नए स्वर यही हैं, अ और औ। ठीक है ना। फिर अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 10। निम्नलिखित में से वत्स ध्वनियां, वत्स, वत्स का मतलब होता है मसूड़ा। क्या होता है? मसूड़ा। ठीक है ना, मसूड़ा। ल वश में न ल र आता है, न ल और र, ये 3 वर्ण है। कहीं कहीं प्रश्न स भी दिया रहता है, ठीक है ना, कहीं कहीं स भी दिया रहता है। तो देख लीजिएगा, वर्ष ध्वनिया का मतलब मसूड़ा। जब इनका उच्चारण करेंगे तो हमारा जीवा जो मसूड़ा को स्पर्श करेगी। ठीक है ना। तो इसमें कौन है? ल है ना, यही ऑप्शन संख्या ल, यही सही है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। ठीक है ना। वर्ष ध्वनिया में यही 3 वर्ण ज्यादातर से आते हैं। इसमें स भी बहुत से लोग माने हैं विद्वान। तो इसमें कौन सही है? ल सही है। ठीक है ना। वर्ष ध्वनिया का मतलब होता है मसूड़ा। जब हम इनका उच्चारण करते हैं, जब इनको बोलते हैं, तो जीवा मसूड़ा को स्पर्श करती है। ठीक है ना। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 11। नासिक ध्वनियों के उच्चारण में प्रश्वास, नासिक ध्वनियों के उच्चारण में प्रश्वास मतलब श्वास निकलता है तो कहां से निकलता है? केवल नाक से निकलता है। देखिएगा, नासिक ध्वनियों, नासिक ध्वनि की बात कर रहा है। नासिक, नासिका, नाक से ना। तो केवल नाक से निकलता है, यह सही है, क्योंकि इसका अनुस्वार इस तरह प्रयोग किया जाता है, यह अनुस्वार के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। मुख और नाक से निकलता है, मुख और नाक से जो निकलता है वो अनुनासिक होता है। वो क्या होता है? अनुनासिक। इस तरह रहता है, देखिएगा, इस तरह चंद्रबिंदु रहता है। ठीक है ना, चंद्रबिंदु होता है। इसे अनुनासिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुनासिक होता है। क्या होता है? अनुनासिक। केवल मुख से निकलता है जो ध्वनि, इसे निर्नुनासिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निर्नुनासिक कहा जाता है। क्या कहता है? निर्नुनासिक। जो ध्वनि केवल नाक, केवल मुख से निकलती है उसे निर्नुनासिक कहा जाता है, निर्नुनासिक। और मुख और नाक दोनों से जो निकलता है उसे अनुनासिक कहा जाता है। और जो केवल नाक से निकलता है उसे नासिक ध्वनि कहा जाता है। ठीक है ना। और यह प्रश्न यूपीएसआई में आ चुका है। यूपीएसआई में यही प्रश्न एकदम आया था और पूछा था क्या, बस नासिक की जगह लिख दिया था कौन सी ऐसी ध्वनि केवल मुख से निकलती है। प्रश्न उसका यह था कौन सी ऐसी ध्वनि केवल मुख से निकलती है, तो उसका ऑप्शन क्या था? निर्नासिक, केवल मुख से निकलने वाली नासिक। लेकिन यहां पर जो प्रश्न पूछा है, नासिक ध्वनियों के उच्चारण में प्रश्वास निकलता है, जो सांस निकलता है, तो इसके अनुसार ऑप्शन ए सही होगा, केवल नाक से निकलता है। ए सही है। ठीक है ना। ठीक है, तो हम चलते हैं इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 12।
केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने कितने गृहीत वर्णों को देवनागरी वर्णमाला में सम्मिलित किया है? ठीक है ना, गृहीत की बात कर रहा है, गृहीत वर्णों की बात कर रहा है, गृहीत वर्णों की बात कर रहा है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने कितने गृहीत को देवनागरी वर्णमाला में सम्मिलित किया है? ठीक है ना। देखिएगा, जो अंग्रेजी से जो आया हुआ है आगत वर्ण जिसको कहते हैं वही है आगत वर्ण। अंग्रेजी से आया है आ, ये वाला ये, और दूसरा जो फारसी भाषा से है क, ख, ग, ज और फ, ये। ठीक है ना। तो गृहीत वर्णों की बात यही है कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने कितने गृहीत वर्णों को देवनागरी वर्णमाला में सम्मिलित किया है? तो ये 1 2 3 4 5 और 1 6, कुल मिलाकर कितनी संख्या हो गई? 6। तो ऑप्शन संख्या कौन सही है? 3 ये भी नहीं सही है, 4 ये भी नहीं सही, 2 ये भी सही नहीं, 6 सही है। कौन सा? 6, डी सही है ऑप्शन संख्या। ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 13। ज्ञ वर्ण बना है, ज्ञ वर्ण बना है, कैसे बना है यह प्रश्न पूछा जा रहा है। ग प्लस य से, देखिएगा ये संयुक्त अक्षर है और संयुक्त अक्षर में छ, त्र, ज्ञ और स्र आता है। छ का निर्माण जो है क प्लस स से हुआ है, त्र का निर्माण त प्लस र से हुआ है, और ज्ञ का निर्माण ज प्लस य से हुआ है, और स्र का निर्माण स प्लस र से हुआ है। अब आप लोग देखिएगा पूछा क्या प्रश्न, ज्ञ का निर्माण कैसे हुआ है? ज्ञ ज्ञ यही है, इसका निर्माण कैसे हुआ है? ज प्लस य से हुआ है। देखिएगा इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ग प्लस य है, ज प्लस य, यही ऑप्शन सही है, ये भी गलत है। ठीक है ना। तो ज्ञ का निर्माण ज प्लस य से हुआ है ना। ठीक है ना। तो देखिएगा बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये और पूछा भी गया एग्जाम में। ठीक है ना। तो आइए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं, प्रश्न संख्या 14 पे। प्रश्न संख्या 14, उच्चारण स्थान की दृष्टि से इनमें से कौन सा व्यंजन तालव्य है? उच्चारण स्थान मतलब उच्चारण से बोलते हैं, जब हम कोई भी वर्ण का उच्चारण करते हैं अर्थात बोलते हैं, उसी को उच्चारित कहता है। कि उच्चारण स्थान की दृष्टि से इनमें से कौन सा व्यंजन क्या है? तालव्य की बात कर रहा है, तालु, तालव्य है। इसका सूत्र है इचु ऐसा नाम तालु, इसका सूत्र है इचु यशा नाम, यशा नाम तालव्य, यही बात है। तो ई से देखिएगा ई प्लस ई दोनों है, चू से च वर्ग है, च वर्ग, और इस च वर्ग में च वर्ग में च छ ज झ और य, इतने वर्ण हो गए। फिर य हो गया, फिर श हो गया। इतने वर्ण कहाँ से बोलते हैं? तालु से, तालव्य से। ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या है, त है क्या? त इसमें है क्या? च छ ज झ य श य नहीं है। ठीक है ना। क्या है? तालु से बोल जाता है ना, च छ ज झ य, ये नहीं है। ऑप्शन संख्या ए नहीं, प नहीं है, ज है क्या? ज इसमें है ना, यहाँ है देखिएगा ज, तो ज ऑप्शन संख्या सी सही है, ये वो नहीं है। ठीक है ना। तालव्य पूछा है, तालव्य व्यंजन। ठीक है ना। तो ऑप्शन संख्या सी सही है। ठीक है ना। आइए अगले प्रश्न चलते हम लोग हैं, प्रश्न संख्या 15। अल्प प्राण तालव्य नासिक की सघोष व्यंजन है। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिएगा अल्प प्राण की बात कर रहा है,
और तालव्य की भी बात कर रहा है, नासिक की बात कर रहा है, सघोष की बात कर रहा है। व्यंजन है। अल्प प्राण, अल्प प्राण में हर वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ण आता है। अल्प प्राण में हर वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ण आता है। तालव्य और नासिक की सघोष व्यंजन ना। तो देखिएगा अल्प प्राण में हर वर्ग का पहला तीसरा, अल्प प्राण की बात हो रही, तीसरा पांचवा वर्ण प्लस अंतस्थ, अंतस्थ प्लस सभी स्वर, स्वर सभी स्वर की बात हो रही है। सभी स्वर अंतस्थ में अल्प प्राण में आते हैं। और महाप्राण में क्या है, ये अल्प प्राण हो गया, अल्प प्राण हो गया, और ये महाप्राण हो गया, महाप्राण हो गया। महाप्राण में हर वर्ग का, महाप्राण में हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, दूसरा और चौथा वर्ण प्लस इसके बाद उष्म व्यंजन स, स, स और ह। ठीक है ना। अब आप लोग देखिएगा अल्प प्राण, अल्प प्राण, र अल्प प्राण है क्या, र अल्प प्राण है, पांचवा वर्ण आता है ट थ ड ढ ढ। ठीक है। तालव्य है क्या, इच्छा नाम तालु, च छ ज ज य नहीं है, ये नहीं होगा। फिर यह देखिए, य ई देखिए, ई अल्प प्राण है क्या, अल्प प्राण है। तालव्य क्या है, नासिक है क्या, नमम नहीं, नासिक नहीं, ये भी नहीं। यह देखिए य अल्प प्राण है क्या, हर वर्ग का पांचवा वर्ण अल्प प्राण है। फिर इसके बाद तालव्य क्या, इच्छा नाम तालु, च छ ज ज य है। नासिक क्या है, सघोष है क्या, हर वर्ग का पहला दूसरा वर्ण अघोष होता है, बाकी सब सघोष होता है, तो ये सघोष भी है। तो ये ऑप्शन सही है। न क्या है, न देख लीजिए थोड़ा सा, अल्प प्राण है क्या, है। तालव्य क्या है, इच्छा नाम तालु, च छ ज ज य नहीं है ना, ये लिटुलसा नाम दंत है। ठीक है ना। तो ये ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन संख्या सी सही है। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 15 का ऑप्शन संख्या सी सही है। आप लोग ध्यान से इसको समझिएगा और इस प्रश्न को सॉल्व करिएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि अल्प प्राण भी होना चाहिए, तालव्य भी होना चाहिए, नासिक के भी सघोष, कौन सा ऐसा वर्ण है, ठीक है, कौन सा ऐसा व्यंजन है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 16। किस संयुक्त अक्षर का व्यंजन विभाजन गलत है, किस संयुक्त अक्षर का व्यंजन विभाजन गलत है। ठीक है ना। क्या पूछा है, गलत पूछा है। देखिए विभाजन गलत पूछा है, क्या पूछा है, गलत पूछा है। विभाजन जो है संयुक्त अक्षर, किसकी, संयुक्त अक्षर का विभाजन क्या है, कैसे, कौन सा ऐसा है जो गलत है। देखिएगा छ का निर्माण क प्लस सही, क प्लस स ये सही है। त्र का निर्माण त प्लस र ये भी ठीक है। ज्ञ का निर्माण ग प्लस सॉरी ग प्लस ञ, ठीक है ना, ग प्लस ञ ये गलत है। स का निर्माण स प्लस र ये भी सही है। आसन संख्या सी ये सही है, ये ही गलत है। ज्ञ का निर्माण ज, इसका निर्माण जो है ज प्लस ञ से होता है। ठीक है ना। ऑप्शन संख्या यही गलत है, सी। ठीक है ना, और ये सब ठीक है। ठीक है। तो अगला प्रश्न चलते हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17। हिंदी वर्णमाला में कुल, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अयोगवाह हैं, कुल कितने अयोगवाह हैं। तो अयोगवाह की संख्या 2 है। ये अयोगवाह पूछा है ना, अयोगवाह कितने अयोगवाह हैं। तो अयोगवाह का मतलब ये स्वर की, स्वर में आते हैं अयोगवाह, न स्वर है न व्यंजन है, अयोगवाह है ये लोग, अयोग वाह। इसमें जो है 2 आते हैं, एक अनुस्वार और एक विसर्ग, या इसको इस तरह भी लिखते हैं हम लोग, अंग और अ, ये भी लिखते हैं। तो कितने हैं, 2। कितने हैं अयोगवाह, 2। अयोगवाह की संख्या 2 है। न तो ये स्वर है न तो व्यंजन है, बल्कि ये लोग अयोगवाह हैं। आप लोग अगर नहीं समझ में आता थोड़ा बहुत तो आप लोग हमारा पीछे वाला वीडियो वर्णमाला का जो वीडियो जो हम दिए हैं, पढ़ाए हैं आप लोगों को, उसमें देखिएगा एकदम
क्लियर हो जाएगा ना, साफ साफ एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम विधिवत पढ़ाए हैं उसमें, ठीक है ना। तो आप लोग एकदम धैर्य से इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, ठीक है ना, समझ में आएगा। तो अयोवा की संख्या कितनी है? 2 है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 17 के बाद 18। महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? महाप्राण ध्वनियां, महाप्राण देखिएगा, महाप्राण जो होता है इसमें महाप्राण ध्वनियां जो है, महाप्राण, महा का मतलब होता है ज्यादा, ज्यादा, और प्राण का मतलब प्राण का अर्थ होता है वायु। जिस ध्वनि व्यंजन अर्थात जिस व्यंजन का हम लोग उच्चारण करेंगे तो किसमें ज्यादा वायु निकलता है उसे महाप्राण कहते हैं, और जिसमें कम वायु निकलता है उसे अल्प प्राण कहते हैं। तो महा में ज्यादा हो गया, प्राण में वायु से यहाँ मतलब है जिसमें ज्यादा वायु निकलता है। तो हर वर्ग का देखिएगा, मान लीजिए एक वर्ग का, क वर्ग का हम लिख दे रहे हैं, क वर्ग का हम लिख दे रहे हैं, क, ख, ग, घ और ङ है, ठीक है ना। पूछा क्या प्रश्न देखिएगा, हर वर्ग का क बोलेंगे तो कम वायु निकलता है, ख बोलेंगे तो ज्यादा वायु निकलता है, इसमें ज्यादा वायु निकला, ग बोलेंगे तो कम वायु निकलता है, ङ बोलेंगे तो कम, घ बोलते हैं तो ज्यादा है। हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या होता है? महाप्राण, ठीक है ना। पहला, तीसरा और पांचवा ये अल्प प्राण होता है, ये अल्प प्राण होता है क्योंकि इसमें कम वायु निकलती है। अल्प का मतलब होता है थोड़ा, प्राण का मतलब यहाँ वायु से है, थोड़ा वायु निकले, कम वायु निकले। और ये दूसरा और चौथा ये क्या है? महाप्राण है, महाप्राण, ठीक है ना। तो पहला और दूसरा प्रश्न देखिएगा, पहला अल्प प्राण है, दूसरा ये भी प्रश्न गलत है। दूसरा और तीसरा ये भी गलत है। सी दूसरा और चौथा देखिएगा, दूसरा और चौथा ये क्या है? महाप्राण, ये सही है। पहला चौथा ये भी गलत है। तो प्रश्न संख्या 18 का ऑप्शन क्या सही है? सी सही है ना, दूसरा और चौथा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 19। र का विवरण है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। र का विवरण है, देखिएगा आप लोग, र की बात कर रहा है, थोड़ा सा आप लोग समझिएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है। र का विवरण है, ये प्रश्न आ भी चुका है प्रश्न एग्जाम में। र क्या है? वत्स में क्या है? न, ल, र हम बताएं तो र वत्स है क्या? हाँ है, ठीक है। र पार्श्विक है क्या? पार्श्विक व्यंजन नहीं है, पार्श्विक ल होता है, तो ये नहीं है, तुरंत इसको गलत कर दीजिए, ये ऑप्शन गलत है, ठीक है ना। फिर इसके बाद देखिएगा, र वर्ष है क्या? वर्ष है क्या? हाँ है। सघोष है क्या? सघोष है क्या? सघोष है क्या? देखिएगा, अघोष में हर वर्ग का पहला दूसरा वर्ण होता है और शकार होता है, तो सघोष हाँ है। अघोष है क्या? अघोष नहीं है, तो ये भी गलत है, ठीक। फिर देखिए, र वत्स है क्या? हाँ है। स्पर्श है क्या? नहीं, स्पर्श नहीं है, स्पर्श संख्या 25 होती है, ये अंतस्थ है, तो ये भी गलत है। र का विवरण देखिए, पूछा वत्स है क्या? हाँ है, वत्स है। लुंठित है क्या? लुंठित वर्ड है, र है, ये भी है, वत्स भी है, लुंठित भी है। सघोष है क्या? सघोष है क्या? र सघोष है क्या? हाँ है, सघोष भी है। अल्प प्राण है क्या? अल्प प्राण भी है, अल्प प्राण भी है। तो ऑप्शन संख्या कौन सही हुआ? डी सही हुआ। कौन? डी सही हुआ। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ना, देखिएगा आप लोग। इसके बाद हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20। व्यंजन और व्यंजन के मेल का उदाहरण है ना। व्यंजन और व्यंजन, व्यंजन और व्यंजन के मेल का उदाहरण है। इन लोगों का मेल पूछा है, क्या पूछा है? मेल पूछा है। तो देखिएगा छ का निर्माण कैसे हुआ है, छ का निर्माण करके देख लेंगे हम लोग। छ का निर्माण,
क प्लस स से हुआ है। क का निर्माण कैसे हुआ है? क प्लस अ से हुआ है। फ का निर्माण कैसे हुआ है? फ प्लस अ से हुआ है। म का निर्माण कैसे हुआ है? म प्लस, ये अ है, म प्लस अ से हुआ है। ठीक है ना? तो देखिएगा पूछा क्या प्रश्न है। प्रश्न पहले देखिएगा ध्यान से। व्यंजन और व्यंजन का मेल का उदाहरण है। व्यंजन और व्यंजन के मेल का उदाहरण है। देखिएगा छ का निर्माण क प्लस, ये भी व्यंजन है, ये भी व्यंजन है ना, दोनों व्यंजन है। और यहां पर क का निर्माण देख क प्लस स्वर से हुआ है, ये नहीं है। फ का निर्माण फ प्लस से, ये भी नहीं है। म का निर्माण म प्लस से हुआ, ये भी नहीं है। ऑप्शन संख्या कौन सी है? छ। व्यंजन और व्यंजन, दो व्यंजन से इसका निर्माण हुआ है ना, व्यंजन। यही प्रश्न पूछा है, व्यंजन और व्यंजन के मेल का उदाहरण है। तो ऑप्शन संख्या 20 का सी सही है। तो दोस्तों आज का प्रश्न बहुत ही शानदार था, आप लोग भी देखे होंगे और इसको इत्मीनान से पढ़िएगा ना, प्रश्न सॉल्व करिएगा और कल फिर हम प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। ठीक है ना? तो दोस्तों आप लोग इसको जब देख रहे हैं, अगर प्रश्न आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करिए और कमेंट तो और करिए। कमेंट ही हमारी जान है। आप लोग कमेंट जितना अच्छा करेंगे उतना समझ में आएगा कि नहीं, हाँ लोग देख रहे हैं, उन लोगों को अच्छा लग रहा है, प्रश्न भी अच्छा है ना, कुछ मिल रहा है लोगों को। और थोड़ा और लोगों को भेजिए कि और लोग भी जाने। ठीक है ना? और सब्सक्राइब भी लोगों से करवाइए। ठीक है? तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही। धन्यवाद।